क्या कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है? उस साजिश के ज़रिए जो देश के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है, उस गुस्से को ठंडा करने का क्या एक रास्ता निकाला गया है? क्या कोई एक षड्यंत्र है क्या? वाक़ई में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन होता है क्या है कि कई लोग किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए किसी भी मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और उनमें कौन किसके हाथ की कठपुतली हम नहीं जानते। वो अपने आप गया है, किसी ने उसको चाबी भरी है ताकि वहां पहुंच गई, ताकि यह हल्ला मचे। अच्छा, हम पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। अब देखेंगे तो जो लोग हैं गुस्से में, वो न चाहते हुए भी उससे जुड़ जाएं। अगर आंदोलन करेगा चुनाव से पहले, 2027 में होने वाले चुनावों से पहले क्या आंदोलन करेगा? सड़क पर लड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमसे बात करने के लिए एक विशेष मुद्दे पर जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने युवाओं को लेकर के एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं, मीडिया कर्मियों, सोशल मीडिया कर्मियों और साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच की संज्ञा दी, परजीवी बताया। और इसके बाद उन्होंने हालांकि सफाई दी कि ये उनके लिए नहीं था। फेक डिग्री वाले वकीलों के मामले में वो बात कर रहे थे। लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक डिजिटल मुहिम शुरू हुई और जिसमें करोड़ों लोगों ने फॉलो किया लगातार, उसके बाद जिस तरीके से देश में आर्थिक जो तूफान मचा हुआ है, एक तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जो सारी चीज़ें हो रही है उसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष भी कह रहा है कि ये जो है आर्थिक तूफान है, तबाही है और इससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कुर्सी भी जा सकती है। जिस तरीके से युवाओं का एक रुझान बढ़ रहा है, युवा आंदोलन कर सकते हैं, तमाम चीज़ों की कसमकस या कहें कि आहट दिखाई दे रही है, ऐसा विपक्ष मानता है और तमाम लोग कह भी रहे हैं। जानते हैं सर से कि सर आप कैसे देखते हैं जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो गतिविधियां हुई, जैसे कॉकरोच के कह देने मात्र से इतना बड़ा मुहिम चल गया, क्या कोई आंदोलन में तब्दील हो सकता है? जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार भी गिर सकती है, राहुल गांधी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो देश के मुख्य न्यायाधीश ने देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच, पैरासाइट कहा और कहा कि जिन्हें कोई काम नहीं मिलता वो मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं और कहीं आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं या कोई और एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। ये जो चीज़ उन्होंने कही है, मैं इसे ऐसे नहीं मानता कि ये सब कुछ अचानक यूं ही कह दिया गया है। ये ऐसे जो विचार आते हैं वो बेसिकली किसी इंसान के अंदर, उसके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह के विचार हैं, वो कैसी विचारधारा से प्रेरित है, किस तरह का जीवन वो जी रहा है, किस तरह से लोगों को देखने का उसका नजरिया है, ये उससे बहुत अच्छी तरह से संबंधित सारी चीजें हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चीज है ये वो उसी मानसिकता की द्योतक है जो मानसिकता इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, जब देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह से इस अवैध, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम में लिप्त पाया जाता है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं होता। ये उसी मानसिकता का द्योतक है जब महाराष्ट्र में सरकार को घोषित कर दिया जाता है कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी सरकार है, बावजूद उसके लगभग 2-2.25 साल तक वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक सरकार चलती रहती है। ये उसी सबका है, ये उसी का है। जब इस देश में जो किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को आतंकवादी कहा गया,
पाकिस्तान समर्थक कहा गया और न जाने कहाँ कहाँ खालिस्तानी जन कैसी कैसी संज्ञाएं वो दी गई। आंदोलनजीवी कहा गया, परजीवी कहा गया। ये उसी मानसिकता के तहत, और ये मानसिकता इस देश में मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, ये वहां से सब कुछ आ रहा है। तो आप इससे एक अचानक कही गई या मन में कोई आ गई बात वो नहीं है। एक व्यक्ति के जो जीवन है, उसका जीवन किस तरह का चल रहा है, वो किस विचारधारा से प्रेरित है, किस विचारधारा का पोषक है, ये वो सारी चीजों को दर्शाता है। इसीलिए ये बात कही गई है। ये बात यूं ही नहीं कह दी गई है। दूसरी बात ये है, मैं कह सकता हूं, थोड़ी देर के लिए धन्यवाद दे सकता हूं चीफ जस्टिस को, कि इसके बहाने जो एक मुहिम शुरू हुई डिजिटल मीडिया पर, जिसे आप कॉकरोच जनता पार्टी जिसे आप कह रहे हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए और एक देश में एक हल्ला सा मचा हुआ है। उसके बहाने वही, मैं जहाँ तक इस ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैं इसको जो देखता हूँ, मेरी नज़र में यह है कि ये एक इस बात को तो जरूर दर्शा रही है कि देश के बेरोजगार युवाओं में कितना ज़बरदस्त सरकार के प्रति आक्रोश है। इस बात को तो जरूर ये दर्शा रही है। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, ये आंदोलन के रूप में कितना बढ़ेगा, कितना अपने आप को साबित कर पाएगा, कितना जमीन पे उतरेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। इसे यूं ही आप नहीं कह सकते जैसे लोग कह रहे हैं कि इसकी आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा, मोदी की गद्दी उड़ जाएगी, मोदी की सत्ता खत्म हो जाएगी और सरकार के लिए भारी भारी पड़ेगा। मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि चीज़ों को बहुत गहराई में जाके देखने और समझने की ज़रूरत है। भारत के लोगों ने बड़ा धोखा खाया है और इस तरह की चीज़ें जो अचानक होती हैं और अचानक उसके साथ में बहुत लोग जुड़ जाते हैं और लोगों के मन में एक भावना जागृत हो जाती है, हाँ हाँ अब हमारा कोई मुक्तिदाता आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये बाद में बड़ा धोखा देती हैं और ऐसा हम उदाहरण देख चुके हैं। जैसे आम आदमी पार्टी एकदम ऐसे ही एक आंदोलन सा हुआ और उस आंदोलन के गुबार में वो निकली और लोग न जाने कहाँ से, दुनिया भर से लोग आए, इंजीनियर, डॉक्टर, जन पढ़े पढ़े लिखे लोग आके उसके साथ में काम किया और बाद में जब उन्हें धीरे धीरे सच्चाई पता लगी तो तब उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ पाया। और वही आम आदमी जो कहती थी कि हम जो है बिल्कुल 2 कमरे के या 1 कमरे के मकान में रहेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से रहेंगे, हम ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, इतनी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, इतनी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। बाद में उस सब कुछ समझ में आया कि जो कह रहा था केजरीवाल, उसने सारी सब चीज़ें ली हैं और खूब मौज से रहा, सारा सब कुछ हो सर। तो ये एक धोखा जो है जो निकला। और वैसे भी आरएसएस द्वारा फंडिंग की हुई और आरएसएस के लोगों द्वारा खड़ी की गई ये आम आदमी पार्टी थी। और आरएसएस इस देश में कितना खतरनाक खेल खेल रही है, इस देश के लोगों को मालूम है। किस मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा की पोषक है आरएसएस, ये हम सब जानते हैं। और वो मनुवादी और आरएसएस वाली विचारधारा किसी भी हालत में इस देश के जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, वंचित लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके हित में, उनके हक में काम नहीं करेगी। ये पक्की बात नहीं कर रही है और उनके अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो सावधान रहने की बहुत जरूरत है कि एकदम ये उबाल से जो आया है ये वाकई में है क्या, क्योंकि जो एजेंडा इसका है, जो मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, वो मैनिफेस्टो उसको आप जरा देखें ध्यान से। एक है कि आप चीफ जस्टिस इंडिया रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा, नहीं लिया जाएगा अगर कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है। तो अभी तो आप धरती पर ही नहीं हो, तो सत्ता की बात तो छोड़ ही दो। फिर आपका मैनिफेस्टो अगर हम इसको मान लें, तो सवाल मेरा ये है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही क्यों रोकोगे आप
राज्यसभा में जाने से या लोकसभा में जाने से, क्यों ना तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्टों के तमाम जजेस को रिटायरमेंट के बाद में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वगैरह सब कुछ, उन सबको ही रोकने का काम किया जाए कि इनमें से कोई भी रिटायर होने के बाद किसी भी, ना तो राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना कोई गवर्नर बनाया जाएगा, ना ही किसी जो संस्था है उसका चेयरमैन, उसका वाइस चेयरमैन, उसका मेंबर, कुछ नहीं बनाया जाएगा, उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। पूरी रोक लगाओ, क्योंकि हाई कोर्ट का जज भी अपने आप में बायस्ड होकर सरकार के प्रति जो अपना काम कर सकता है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक जज, उसने इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन करी, लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत के आ गया, आया नहीं आया। तो क्यों केवल चीफ जस्टिस को, सबको होनी चाहिए। दूसरा, आप महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकसभा में क्यों? लोकसभा या राज्यसभा यूं कहोगे, या राजनीतिक क्षेत्र में क्यों? आप वहां तक भी कह रहे हो कि जो मिनिस्ट्री बनेगी उस मिनिस्ट्री में भी आप जो है 50% दोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल यही क्षेत्र है? जीवन के हर क्षेत्र में, सरकार के हर विभाग में, हर संस्था में, हर नौकरी में, हर ठेकेदारी में, हर चीज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने में क्या दिक्कत है आपको? तीसरी बात जो आप कह रहे हो कि जो अंबानी अडानी के जो चैनल है, इनके लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे, और ठीक है, लाइसेंस इनके खत्म कर दोगे, लेकिन अंबानी और अडानी ने जिस तरह से इस देश को लूटा है, और इस देश की सरकार ने जो उनको लुटवाया है, वो जो देश की जमीन अंबानी और अडानी के पास है, उसको वापस लेने के लिए क्या, वो जो लाखों पेड़ काट दिए अडानी ने, जो कोयला खदानों के लिए और जाने किस किस के लिए लाखों पेड़ काट दिए, बल्कि करोड़ों में पहुंच गए, उनकी भरपाई क्या है? क्या आप अंबानी और अडानी जैसे व्यक्ति को जेल में डाल के देशद्रोह का मुकदमा और पर्यावरण को नष्ट करने का मुकदमा चलाकर हमेशा जेल में सड़ाने की बात नहीं करोगे? आप इसके लिए क्या है? आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल आप उसकी बात कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जो आप चौथी बात कर रहे हो कि भाई जो लोग हैं, दल बदलू हैं, उनको जो है 20 साल के लिए, उनको अगर दल बदलता तो 20 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ेगा। 20 साल के लिए क्यों? हमेशा के लिए बैन कर दो कि अगर कोई दल बदलता तो हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। और इसके अलावा आपका इस पर क्या है? जिस तरह से SIR की जा रही है, SIR से करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति का नाम कटेगा तो UAPA में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। ये तो तब होगा ना कि जब आप सत्ता में आओगे, अभी तो आप जमीन पर भी नहीं हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तुम्हारा। दूसरी बात यह है कि आप जो लोग इस SIR के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, EVM में गड़बड़ी के माध्यम से सत्ता में बैठे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? इनकी सदस्यता क्यों नहीं भंग की जाएगी? इन्होंने देश को जो लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? इसके विषय में क्या है? आप इसके विषय में कुछ नहीं करे। और सबसे बड़ी बात, SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाओं को तो कह दिया आपने माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनका प्रतिनिधित्व न केवल सत्ता में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, इसको सुनिश्चित करने के विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। एजुकेशन के विषय में क्या राय है? एजुकेशन के विषय में आपने एक शब्द नहीं किया, जबकि एजुकेशन मैं समझता हूं सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे आवश्यक अगर कोई मुद्दा हो सकता है उसके विषय में। और क्यों ना आप अपने मैनिफेस्टो में कहते कि अगर माना हम आते हैं सत्ता में तो एजुकेशन ग्रेजुएशन तक सबको मिलेगी, फ्री मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी और कंपलसरी होगी, एक समान एजुकेशन होगी, गांव से लेकर राजधानी तक। आप इसके विषय में क्या कह रहे हैं? आप इसके विषय में कुछ भी, कोई भी बात इसके विषय में नहीं कह रहे हैं। ये जो एग्जाम जितने भी हुए, जितने भी पेपर लीक हुए पिछले 10 सालों में, 90 के लगभग, इन पेपर लीक करने वाले लोगों के लिए क्या आप सजा करोगे? क्या इनके खिलाफ मुकदमा होगा? इस विषय में आप कोई बात नहीं कर रहे। और इस विषय में आप कोई बात नहीं कर रहे कि भाई ये तो जो भी कुछ आपका मैनिफेस्टो है चुनाव के बाद का है। फिर कह रहा हूं कि अभी तो आप जमीन पे भी नहीं हो, डिजिटल में ही हो। तो आप
ये जो वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बिल्कुल भरी दोपहरी में हो रही है, और मोदी एंड कंपनी, मोदी शाह जिस तरह से चुनाव लूट रहे हैं, वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, ये जो बेईमानी से चुनाव जीते गए हैं, इन चुनावों को लूटने वालों के खिलाफ क्या करोगे? और ये चुनाव इस तरह से आगे लूटे ना जा सकें, उसके लिए क्या करोगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में होने वाले हैं, उसके बाद फिर आपके 2028 में चुनाव होंगे, उसके महाराष्ट्र, इसके मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, ये जो चुनाव ये होंगे, इनके विषय में क्या है इलेक्शन कमीशन की इस गुंडागर्दी को, मोदी की इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए आपके पास क्या है? तो ये सारे सवाल हैं, इस सवालों के जवाब देना जरूरी है। दूसरा, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। एक साथ ये सब कुछ हो जा रहा है, कैसे? अचानक सब कुछ कैसे हो जा रहा है? और सबसे बड़ी जो बात है, जो व्यक्ति है वो एक दलित समाज का व्यक्ति है। क्या कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है? उस साजिश के जरिए जो देश के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है, उस गुस्से को ठंडा करने का क्या एक रास्ता निकाला गया है? क्या कोई एक षड्यंत्र है क्या? जो सब कुछ हो रहा है एकदम इतनी तेजी से हुआ है। तो ये कुछ मेरे सवाल हैं, और मेरा यही लोगों से कहना है, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग इस देश के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं। तो कौन किसका मोहरा है, कौन कहां से सब कुछ चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़ा वेल प्लान्ड नजर आता है कि एकदम इतने गाने बन गए, एकदम सबको 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलोअर हो गए। ये सारी चीजें जो एकदम हो रही हैं, इतनी आसानी से जो है, मतलब कैसे हो जाता है सब कुछ? लेकिन सर, बीजेपी इसको किस तरीके से दबाने की भी कोशिश करती है, अकाउंट बंद करना और सारी चीज़ें करती है, तो इससे क्या? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये एक बात ऐसी होती है, बहुत सिंपल सा है कि मतलब आप अगर किसी चीज उभर के आ रही है, कोई कहीं गुस्सा नजर आ रहा है, उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो गुस्सा और फूटेगा और बड़ा होगा, ठीक है ना? तो क्या इसको एक ऐसा आकार देने की सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसा आकार मिल जाए जिसकी आंधी में बाकी जो तमाम विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब स्वाहा हो जाएं, और फिर इसी तरह से जैसे आम आदमी पार्टी वगैरह का वो जो उद्भव हुआ, और उसके बाद कांग्रेस पूरी मिट्टी में मिल गई, और उसके बाद में इसको भी ठिकाने लगाया जा रहा अब आम आदमी पार्टी को। तो सब कुछ ऐसा ही तो नहीं है क्या? ये एक बड़े सवाल हैं, क्योंकि इतनी अचानक से ये सब कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो गया मामला इनके खिलाफ, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ, तो उस पे भी सीजीआई ने सुनने से इनकार करते हुए कहा कि आप भावनात्मक रूप से न ले। नहीं, वो ठीक है, वो उन्होंने सीजीआई साहब ने जो अपनी टिप्पणी की है कि भाई इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, वो ठीक है, इतना कोई ऐसा मसला नहीं है, वाकई में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए जाने की जरूरत है। लेकिन होता है क्या है कि कई लोग किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए किसी भी मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और उनमें कौन किसके हाथ की कठपुतली हम नहीं जानते। वो अपने आप गया है, किसी ने उसको चाबी भरी है ताकि वहां पहुंच गई, ताकि ये हल्ला मचे। अच्छा, हम पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। अब देखेंगे तो जो लोग हैं गुस्से में, वो न चाहते हुए भी उससे जुड़ जाएं और एक ऐसा बड़ा बवंडर सा आपको दिखाई दे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है कॉकरोच जनता पार्टी? हो सकता है, हो सकता है। इसको बहुत संभल के देखने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि जहां तक एजेंडे की बात है, वो एजेंडा जो मतलब आप यूं कहें कि जिसे मैनिफेस्टो कह रहे हैं, मैनिफेस्टो में वो चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है जो हकीकत में मैनिफेस्टो में होनी चाहिए। ये एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो लोग गहराई से चीजों को देख नहीं पाते हैं, देखते नहीं हैं, देख नहीं सकते हैं, वो तो इनसे प्रभावित हो सकते हैं।
और लेकिन जो लोग गहराई से चीजों को समझते हैं, जानते, तो एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, तो मेरे मन में ये सवाल है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन मीम से शुरू हुआ, हंसी मजाक से शुरू हुआ, ऐसा कह रहे हैं, वो तो उनका कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा कुछ बनाने का। नहीं, अब तो कुछ भी कोई भी कुछ कह सकता है कि भाई मीम से शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मीम से भी शुरू हुआ, सही शुरू हुआ ना। उसके बाद में आपने जो मीम से शुरू किया, मीम से आपने कॉकरोच पार्टी बना दी, लेकिन आगे आपने मैनिफेस्टो की बात कर दी आपने। तो जो मैनिफेस्टो आप कर रहे हैं, मैनिफेस्टो कोई साधारण बात नहीं है। मैनिफेस्टो वो है कि जो आप पार्टी लेके चल रहे हो, वो पार्टी आपकी अगर मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो काम क्या करेगी? तो क्या केवल यही काम करेगी? तो आमने सामने जो सवाल फिर ये आते हैं कि भाई इसके अलावा केवल आपको यही मैनिफेस्टो मिला, आगे के मैनिफेस्टो का क्या, और मैनिफेस्टो का क्या है? एजुकेशन के विषय में क्या है? हायर एजुकेशन के विषय में क्या है? जो यहां से 12 लाख से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उनको रोकने का मैनिफेस्टो, आपका प्लान क्या है? आप ये बताइए ना। ये जो इनको पूंजीपतियों को इतनी छूट दी जा रही है, जो हर तरह का सपोर्ट उन्हें किया जा रहा है, उनका कर्जा माफ किया जा रहा है, उसके विषय में क्या है? किसानों के विषय में आपकी राय क्या है? किसानों के विषय में आपका मैनिफेस्टो क्या है? अभी तक कुछ भी सामने नहीं है। मजदूरों के विषय में आपका मैनिफेस्टो क्या है? कुछ भी सामने नहीं है। तो ये जो 3-4 चीजें आपने रख दी, और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई आपका जो मेंबर कौन हो सकता? आपका मेंबर वो हो सकता है कि जो बेरोजगार हो। तो इसका मतलब यह है कि मैं नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकते, आप तो रोजगार, चाहे जैसे भी हो रोजगार है, मैं नहीं हो सकता उसका मेंबर। अगर माना मैं बनना चाहूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि रुकावट उसमें। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अंदर अच्छी भावना है, वो नहीं हो सकते। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि वो जो होना चाहिए वो लेजी होना चाहिए, यानी घर में ही पढ़ा रहे वो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। लेजी का मतलब ये है। और वो डिजिटल मीडिया पे जो लगातार करते रहना चाहिए। तो डिजिटल मीडिया का जैसे आप कहो कि आदी होना चाहिए, तो वो तो घर में ही बैठ के काम करता। सड़क की बात, आंदोलन, लड़ाई तो सड़क पर होती है। सड़क पे क्या करोगे भाई, अगर आपको इसी तरह के लोग चाहिए, है नहीं है? तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं कि भाई ये ऐसा मेंबर होना चाहिए, ये मैनिफेस्टो होना चाहिए, आखिर आपने बना के दिया है ना, तो आपका आगे एक्सप्लेनेशन क्या है? आप ये बताओ। आप बीजेपी। दूसरा, ये एक बहुत जबरदस्त बात है कि कहीं कोई किसी के कंधे पर रख कर तो बंदूक नहीं चला रहा है, गोली नहीं चला रहा है भाई। हाथ किसी और का है, कंधा किसी और का है, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इसके अभिजीत के विषय में जो चीजें आई हैं, वो चीजें ये हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत मजबूती के साथ में वो व्यक्ति जुड़ा रहा है। उसके लिए बीजेपी वाले भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले हो या मैं हूं या कोई भी हो, जो चीजें हैं आखिर उनको कोई आंख मीच कर एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, उसका एनालाइज तो करेगा ही करेगा, उसका आकलन, उसका विश्लेषण, आलोचना समालोचना तो करेगा ही, जानना चाहेगा कि भाई क्या है स्थिति। तो मैं करूं या वो करे, कोई भी करे, ये सवाल तो आएगा ही सामने। और आम आदमी पार्टी को हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की बनाई हुई पार्टी थी, आरएसएस के लिए काम किया उसने, और किस तरह से मुसलमानों ने उसको 2 बार एन ब्लॉक वोट दिया और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जब आम आदमी पार्टी को जब सत्ता में आ गई, तो केवल जनरल समाज के लोगों को और विशेषकर बनियों को राज्यसभा में एमपी बना के भेजा उसने। तो ये सब सारा सब कुछ सवाल ये है कि जो महंगाई और सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष इसी आंदोलन को जनजी आंदोलन क्या क्या बता रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी से एकाएक जो एक उबाल सा आया। नहीं, मैं समझता हूँ विपक्ष को बहुत समझदारी से, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई में जाके चीजों को देखने, सुनने, समझने की जरूरत है। और फिर वो कह रहा हूं कि विपक्ष को भी, अगर ये है कॉकरोच जनता पार्टी, तो इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं। विपक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष को समझना चाहिए कि ये सब कुछ अभी आंदोलन भी नहीं है, ये एक गुस्सा है, ये एक तरह का आप कहें कि एक उबाल है, समझे ना जी, और कुछ भी नहीं है अभी तक ये। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना और जमीन पे होना, जमीन आसमान का अंतर होता है।
बदलाव होता है जमीन पर लड़ने से, सड़क पर आने से, उससे बदलाव होता है, इनसे बदलाव नहीं होता। माहौल बन सकता है इनसे, लेकिन आना पड़ेगा उस पर। क्या आएंगे? क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, ये जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो बेईमानी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन करने के लिए आएंगे। मोदी की गुलामी करते हुए देश का इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रहा है, वोटें काट रहा है, खुलेआम बेईमानी कर रहा है और बेईमानी करके बीजेपी को जिता रहा है हर राज्य में, और 2029 में जिताकर इस देश के संविधान को खत्म करने की जो प्लानिंग हो रही है सारी सब कुछ, क्या उसके खिलाफ सड़क पर आकर आंदोलन करेगा? चुनाव से पहले, 2027 में होने वाले चुनावों से पहले क्या आंदोलन करेगा? सड़क पर लड़ेगा? अगर लड़ेगा, करेगा, तभी पता लगे कि कौन सी चीज कितनी सही है, कितनी गलत है। ऐसा माहौल अभी दिखता नहीं है। मुझे तो कहीं दूर दूर तक अभी दिख नहीं रहा भाई, क्योंकि मैं भी देखता हूं दुनिया में मेरे भी चाहने वाले, मुझे भी पसंद करने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं, बहुत लाइक करते हैं। जहां जाता हूं लोग ऐसे पीछे मतलब साथ में आके सेल्फी खिंचाते हैं, मान सम्मान करते हैं। जब मैं कहता हूं कि भैया सड़क पे आ जाओ, तो सड़क पे कोई नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये चीजें देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।